हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हॉरर स्टोरीज लेकर आए हैं। ये हॉरर स्टोरीज रियल इंसिडेंट पर आधारित है और उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज पसंद भी आएगी। तो ये कहानियां हम सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी जिनकी ये आप बीती है। तो बिना देरी के अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी, 12 बजे का समय था। मैं अपने गांव जा रहा था अपनी साइकिल पर और उसे मैं काफ़ी तेज चला रहा था। वहाँ कच्ची ज़मीन के कारण रास्ता खराब था, इसलिए मैं साइकिल को संभाल नहीं पाया और साइकिल समेत एक कब्र पर जा गिरा। मेरा नाम रफ़ीक कादरी है और मैं पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं एक मार्केट में काम करता था। पहले तो मुझे छुट्टी जल्दी मिल जाती थी, लेकिन ईद के दिनों में रश ज़्यादा होने की वजह से मुझे रात 11 बजे तक मार्केट में काम करना पड़ता था। इसी तरह एक दिन जब उस्ताद ने मुझे छुट्टी दी तो 11 बज चुके थे। मैं साइकिल पर सवार अपने घर वापस आ रहा था। मेरा एरिया जहाँ से शुरू होता था वहाँ पर एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था और उसका रास्ता कच्चा होने की वजह से बहुत खराब था। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था कि कैसे करके जल्दी से घर पहुंच जाऊं। कब्रिस्तान के पास से गुजरना, और वो भी जहां पर कब्रें बिल्कुल पास पास दिखाई दे रही थी। इंसान के मन में खौफ तो आ ही जाता है। तो जैसे ही मैं वहां से गुजरने लगा तो मैं साइकिल को संभाल नहीं सका और मैं एक कब्र के ऊपर जा गिरा। अभी मैं कब्र के ऊपर गिरा ही था, इससे पहले कि मैं खुद को संभालता मुझे ऐसा लगा कि उसी कब्र के पास से कोई शख्स मुझे देख रहा है। देखते ही देखते वो मेरे सामने आ गया। वो बहुत ज़्यादा डरावना चेहरे वाला था। उसका कद बहुत ज़्यादा बड़ा था और मैं उसको देखकर बहुत डर गया कि ये कौन है, ये कहाँ से आ गया। उसी खौफ और हड़बड़ाहट में मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा वो पीछे हटने लगा और उसका कद छोटा होने लगा। मैंने और ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ी तो उसका कद छोटा होते होते इतना छोटा हो गया कि वो गायब ही हो गया। मैंने हिम्मत की, जल्दी से उठा और अपनी साइकिल ली और वहां कब्रिस्तान से निकलकर कब्र के पास से वापस घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो आगे बहुत ज्यादा झाड़ियां थी। मुझे वहां से बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत खौफनाक आवाज निकाल रहा है। मैं फिर बहुत डर गया और वापस कब्रिस्तान की तरफ भागा। जैसे ही मैं दोबारा से कब्रिस्तान की तरफ भागा वो आदमी दोबारा से मेरे सामने आ गया। वही शख्स, वो डरावना चेहरे वाला, दोबारा उसी कब्र के पास खड़ा था। अब वो मेरे बहुत करीब आ रहा था। उसको अपने इतने करीब आते देख मैं वहीं पर गिर गया और बेहोश हो गया। चाचू भी उसी रास्ते से गुजरकर घर जाते थे। चाचू बताते हैं कि जब मैं उस रास्ते पर आ ही रहा था, घर के पास दाखिल ही हुआ तो मैंने क्या देखा कि जैसे कोई जमीन पर गिरा हुआ है और उसके पास एक बहुत ही डरावना आदमी भी खड़ा हुआ है। चाचू देखकर हैरान हो गए कि हे अल्लाह, इस टाइम कब्रिस्तान में कौन हो सकता है। जैसे ही चाचू करीब आने लगे वो पास खड़ा शख्स पीछे हट गया, यहाँ तक कि वो गायब हो गया। चाचू जब पास आए तो एक तरफ साइकिल गिरा हुआ था, एक तरफ मैं बेहोश पड़ा था। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो तो समझ गए कि ये मैं हूँ। उन्होंने जल्दी से घर पे फ़ोन किया और पूछा कि क्या रफ़ीक घर आ गया है। तो घर वालों ने कहा कि नहीं। तो चाचू ने बताया कि वो यहाँ कब्रिस्तान में बेहोश पड़ा है। घर वाले सभी तेज़ी से भागते हुए आए और मुझे उठाकर घर ले गए। मुझे होश नहीं आ रहा था। मेरे दादाजी ने मुझे बहुत ज़्यादा दम किया। उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़कर जब काफ़ी देर वो दम करते रहे तो 3-4 घंटों के बाद जाकर मुझे होश आया और मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद एक हफ्ते में मुझे बुखार चढ़ता और उतरता रहा और बुखार इतना तेज़ होता था कि उतरने का नाम ही नहीं लेता था। उसके बाद फिर मेरे दादाजी ने 1 हफ्ते लगातार मुझे दम किया और एक बुजुर्ग से ताबीज़ लेकर मेरे गले में वो ताबीज़ डाल दिया और सख्ती से मना किया गया कि रात गए उस कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरना, क्योंकि वो कब्र और वो जो जगह थी वहाँ पर एक जिन का बसेरा था। वो एक हॉन्टेड जगह थी, हॉन्टेड कब्र थी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने कोई जान माल का नुकसान नहीं दिया। तो ये है रफ़ीक कादरी की एक कहानी। तो इसी के साथ हमारी पहली कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और आप शुरू करते हैं अपनी दूसरी कहानी। आफताब कहते हैं 4 साल पहले की बात है। स्कूल में हर बार कुर्बानी के जानवर बांधे जाते थे, मगर कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो स्कूल काफ़ी टाइम से बंद था। उस स्कूल का असल नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको GMC भी कहते थे। हर बार की तरह इस साल भी उसी स्कूल में जानवर बांधे गए। कुर्बानी की भेड़ बांधी गई, बकरे बांधे गए और रात के वक्त इलाके के सभी लड़के उसी स्कूल में जाकर बैठा करते थे। आज भी रूटीन के मुताबिक सभी लड़के उसी स्कूल में जाकर बैठे हुए थे। रात का समय था, सब अपनी अपनी भेड़ बकरियां देख रहे थे। वहीं पर उनकी कुर्बानी के जानवर जो बंधे हुए थे वहीं पर बैठकर जब हम लोग बातें कर रहे थे तो एकदम से छत के ऊपर से किसी ने पथराव करना शुरू कर दिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर कौन फेंक रहा है। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर। हम लोग सब उठकर जैसे ही देखने लगते तो कोई भी दिखाई नहीं देता। भला रात के वक्त उस बंद स्कूल में कौन हो सकता है। फिर भी अपना वहम दूर करने के लिए कोई बच्चा या कोई लड़का शरारत ना कर रहा हो, हमने स्कूल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया कि पत्थर फेंकने वाला कौन था।
जैसे ही हम उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से अपनी जगह में आने लगे तो किसी औरत के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है। हम लोग बड़े डर के कि भला ये कौन हो सकती है, पीछे पलट कर देखा तो वहां पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी और हमारी तरफ उसकी कमर थी। हमें लगा कि शायद कोई तंग करने के सेंस में ये सब कर रहा है। हमने पूछा, कौन हो तुम? इससे पहले कि वो किसी बात का जवाब देती, वो हमारी तरफ पलटी और वो बहुत डरावनी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। खौफनाक चेहरे वाली एक चुड़ैल उस स्कूल के पीपल के पेड़ के पास खड़ी चिल्ला रही थी। हम लोग सब डर के मारे बाहर भागते भागते जो स्कूल से बाहर आ गए। पूरे मोहल्ले में शोर हो गया कि स्कूल में इन लड़कों ने कुछ देखा है। देखते ही देखते घरों से बड़े लोग भी बाहर निकल आए तो उनको बताया गया कि स्कूल में हमने किसी खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखा है, जो औरत के रूप में उस पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ी चिल्ला रही है। हमें बहुत डर लग रहा है। हमारे बड़े जो थे ये बात सुनकर स्कूल के अंदर गए और वहां जाकर उस पीपल के पेड़ के पास देखा तो वहां पर ताजा खून था, बहुत ज्यादा खून। और आगे जाकर देखा तो उस पीपल के पेड़ के पास 2 बिल्लियां मरी हुई थी। उन बिल्लियों का चेहरा फाड़ा गया था। किसने उन्हें मारा कोई नहीं जानता। सब बहुत ज्यादा डर गए। फिर एज अ प्रिकॉशन सबने अपने कुर्बानी के जानवर वहां से खोल दिए। उसके बाद वो स्कूल बिल्कुल खाली हो गया और वहां से रात भर वही चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। इलाके के बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये तो कोई जिन लगता है। ऐसा लगता है कि इस स्कूल में कोई जिन्नात है। यहाँ पर तो साया हो चुका है। आमतौर पर जिन्नात और ऊपरी चक्कर को साया ही बोला जाता है कि किसी इंसान पर साया हो गया या किसी जगह पर साया हो गया, वो जगह हॉन्टेड हो जाती है। इसी तरह से स्कूल काफी टाइम तक बंद रहा। फिर उसके बाद वहां पर हिफाजत के लिए एक फैमिली को बिठा दिया गया है। हैरत की तो बात यह है कि वो फैमिली आज भी उसी स्कूल में रहती है, उस स्कूल की देखभाल करती है, हिफाजत करते हैं और चौकीदारी भी करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें वहां कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हम लोग नहीं जानते कि उस रात वो क्या था। वो जिन चुड़ैल क्यों अपना प्रेजेंस महसूस करा रही थी। शायद वो उस दिन कुर्बानी के जानवरों पर हमला करने आई थी। इसी तरह से बहुत से जिन्नात, चुड़ैल और पिशाच ऐसे ही होते हैं जो जानवरों का खून पीते हैं। ऐसे भी होते हैं जो बकरों को खा जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है या कभी आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसा कुछ देखा है? अगर देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी भी यहीं खत्म होती है और अब शुरू करते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कहानी। एक रात की बात है, मैं आराम से अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। गर्मियों का मौसम था और मैं अपने कमरे में अपनी स्टडीज कर रही थी। घर के सब लोग छत के ऊपर सो रहे थे। यही कोई करीब 3 साल पहले गर्मियों की एक रात थी। जून का महीना था। मुझे गर्मी तो लग रही थी, लेकिन मैं क्या करती। मुझे अपने पेपर्स की तैयारी भी करनी थी क्योंकि सब घर वाले सो चुके थे और मैं वहां पर बैठी पढ़ रही थी। क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की हुई थी जहां पर मैं अपने कुछ पेपर्स की तैयारी कर रही थी। वहीं पर बैठे बैठे मुझे ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कि कोई बॉल के साथ खेल रहा है हमारे घर में। कोई छोटा बच्चा तो हमारे घर में था नहीं। मेरा छोटा भाई 10वीं क्लास में था और मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे से बड़ा भाई 2nd ईयर में पढ़ता था। फिर ये बॉल के साथ कौन खेल रहा था? तभी देखते ही देखते वो बॉल जमीन के ऊपर उछलती उछलती मेरे कमरे के सामने आ गई। अभी भी वो बॉल जमीन पर ऐसे उछल रही थी कि जैसे कोई उसे उछाल रहा हो। मेरा नाम आयशा है और मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मैं उस बॉल को देख रही थी। उस बॉल को कोई जमीन पर उछालकर खेल रहा था। तभी वो बॉल जमीन के ऊपर गोल गोल घूमने लगा। फिर उस बॉल को कोई इस तरफ से फेंकता और कोई उस तरफ से फेंकता। ये मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी। मैं डर गई। मैं उठकर जैसे ही बाहर भागने लगी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव किसी ने पकड़ लिया है। पीछे पलटकर देखा तो एक छोटा सा बच्चा था। वो बहुत ज्यादा भयानक था। उसका रंग बहुत काला था और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। दोनों आंखें ऐसे थी जैसे बाहर को निकली हुई हैं। उसने मेरा पाँव पकड़ा हुआ था और वो हंस रहा था और उसके हाथ ऐसे थे जैसे उनमें से आग निकल रही है। मैं चीखें मारने लगी और जैसे ही मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, मेरे घर वाले जाग गए। ऊपर से झांक कर देखने लगे कि क्या हुआ है तुम्हें। भागते हुए अम्मी नीचे आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे सामने वो बच्चा गायब हो गया था। वो बॉल अभी भी वहीं पर पड़ी थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। बरामदे की लाइट्स तो जल रही थी। अब मैंने मेरा पाँव देखा तो मेरा पाँव बहुत ज्यादा लाल हुआ था। मैंने अम्मी को बताया कि मैं तो यहाँ पर बैठे अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी। आपको पता है ना कि सुबह एकेडमी में मेरा पेपर है। तो देखो ना, यहाँ पर कोई बॉल से खेल रहा था। ये सामने बॉल पड़ी है। इस बॉल के साथ कोई खेलता खेलता बिल्कुल मेरे दरवाजे के सामने आ गया और जब मैं डर डर के बाहर भागी तो उसने मेरा पाँव पकड़ लिया। वो खौफनाक चेहरे वाला छोटा सा बच्चा था और वो यहाँ पर बैठा हुआ था। उसने मेरा पाँव पकड़ा। उन्होंने मेरा पाँव देखा तो वो बहुत ज्यादा लाल हो रखा था, जैसे जल गया हो। मैं बहुत डर गई।
अम्मी भी बहुत ज्यादा डर गई थी। लाइट जलाकर देखा वो बॉल वहीं पर थी। किसी ने भी उस बॉल को हाथ नहीं लगाया। मैं अम्मी के साथ ही ऊपर चली गई। मेरे भाई भी आ गए। सबने देखा कुछ नहीं था। फिर हम लोग ऊपर चले गए। अभी लेटे ही हुए थे कि थोड़ी देर में फिर से बॉल खेलने की आवाजें आने लगी। हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 बच्चे हैं, हंस रहे हैं और खेल रहे हैं और बॉल को उछाल उछाल कर दीवारों पर मार रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों के बाथरूम का जो दरवाजा था वो लोहे का था। वो बार बार उसके ऊपर उस बॉल को मार रहे थे। सब बहुत डर गए कि एकदम से ये क्या हो गया है। अम्मी ने और मेरे अब्बू ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। सारी रात गुजर गई। फजर की अजान तक वो खेलते रहे। फिर आवाजें आना बंद हो गई। जैसे ही फजर की अजान हुई हम लोग डरते डरते नीचे आए और डर के साथ ही हमने पूरा घर देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे भागते हुए खेल रहे हैं। छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे। हालांकि सफाई तो रोज करते हैं, फिर भी पैरों में मिट्टी का एहसास हो रहा था और उनके ऊपर लगे छोटे छोटे पैरों के निशान। हम लोगों ने वाजू किया, नमाज पढ़ी। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन में अपने अपने कमरे में जाकर सब सो गए। सुबह 8 बजे के करीब अम्मी ने सबको जगाया। हम लोगों ने नाश्ता किया। मैं 12 बजे एकेडमी चली जाती थी और 3 बजे वहां से वापस आती थी। अब अब्बू एक मौलवी को जानते थे। अब्बू उनको लेकर आए और कहा कि रात भर हम लोगों के घर में ये काम हो रहा था। पूरे घर में हमने वो बॉल छान मारी, लेकिन कहीं भी हमें वो बॉल नहीं मिली। जैसे वो बुजुर्ग हमारे घर आए, उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया तो सीढ़ियों के नीचे से वो बॉल किसी ने बहुत जोर से हम लोगों के वरांदे में फेंक दी। उन बुजुर्ग ने कहा कि इस बॉल को उठाना नहीं, जहां है पड़ी रहे। वो बॉल खुद ब खुद यहाँ से वहां मूव हो रही थी। उन्होंने पढ़ाई की और वरांदे में जाकर बैठ गए और ऊंची आवाज में कहने लगे कि क्यों तंग कर रहे हो, तुम लोगों का बसेरा यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर अपना बसेरा क्यों कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ, इनको तंग मत करो। उन मौलवी ने पढ़ाई की, हिसार किया और उसके बाद ये कहने लगे कि ये जिन्नात के बच्चे हैं और बहुत शरारती हैं, इनको छलावा भी बोला जाता है और ये इसी तरह से शैतानी करते हैं। मगरिब के वक्त ही आपके घर का दरवाजा खुला था और ये बाहर से खेलते खेलते आपके घर में आ गए। ये खिलौना इनका ही है। आज भी आप लोगों ने मगरिब के वक्त घर का दरवाजा खुला रखना है। ये यहाँ से खुद ही निकल जाएंगे। ना तो इस बॉल को छेड़ना है और ना ही सीढ़ियों के नीचे जाना है। आप लोग अपना काम करते रहे। आप लोगों ने किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप लोगों ने बस मगरिब के घर का दरवाजा खोल देना है। हम लोगों ने ऐसा ही किया। मगरिब के बाद घर का दरवाजा खुलवा दिया और अपने डेली के कामों में लग गए। तभी बकायदा महसूस हुआ उसी बॉल को कोई उछालता उछालता हम लोगों के घर से बाहर चला गया। मेरे भाई ने गली में भागकर देखा, ना तो कहीं बॉल थी और ना ही कोई और। उसके बाद अगले दिन वो मौलवी फिर से आए और आकर उन्होंने दोबारा से पढ़ाई की और ये कहा, क्या वो यहाँ से जा चुके हैं? उन्होंने कहा कि जब भी मगरिब की अजान हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के अपने घर के दरवाजे बंद कर दिया करें। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये स्टोरीज कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।